अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको लेक्चर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। अ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैंने लास्ट में भी कहा था कि आप जो है वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हूँ। लास्ट सेशंस के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इक्वेशन फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर जो है वो हम एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस के ऊपर जो है वो वर्कआउट करते हैं। तो आज आज का सेशन हमारा बढ़ने की एक्सरसाइज सेक्शन 3.1 पे जो है वो हमने प्लान किया हुआ है और अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेक्शन 3.1 की तरफ। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स करी थी, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे ये समझ लें कि हमारे पास दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है जी, और उसको हम लेने कैसे? दैट इज वाई इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस के वन, ठीक है जी। और एक को हम ले लें y इक्वल्स टू एम टू एक्स प्लस के टू, ठीक है। अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो इसके सोल्यूशन सेट जो बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज क्या है आपके पास? एक कैटेगरी आपके पास आती है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। एक होता है आपके पास, वो कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस ऐसी गिवन हो, ठीक है जी, या आपके पास दो इक्वेशंस हैं और उनको आपने रीराइट कर लिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स के अंदर, जिससे आप उनके स्लोप यानी m1 और उसका इंटरसेप्ट k1 आइडेंटिफाई कर सकें, और दूसरी इक्वेशन को भी रीराइट कर लें, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को रीराइट करने के बाद आप क्या कर लें? दूसरी इक्वेशन को रीराइट करके उसका भी m2 स्लोप और उसका इंटरसेप्ट k2 अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके अंदर एक आपका सोल्यूशन बन सकता है जिसे आप कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास ये दोनों स्लोप्स क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई दो इक्वेशंस के अंदर स्लोप बराबर नहीं होते तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी। दूसरा आपके पास क्या होता है? सेकंड आपके पास जो होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, यानी जहाँ पे सॉल्यूशन ना हो। और सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या होगी आपके पास? सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपके पास m1 और m2 जो है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा? k1 और k2 जो है आपके पास, ठीक है जी, k1 k2 आपका जो है वो क्या हो जाएगा? वो सेम नहीं होगा। यानी आपके पास अगर कोई दो इक्वेशंस में स्लोप सेम हो जाता है बट इंटरसेप्ट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि वो नो सॉल्यूशंस की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन जो है वो आपके पास होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है जी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यानी आप क्या कहते हैं इसके अंदर? इस कैटेगरी के अंदर क्या होगा आपके पास कि आपका स्लोप भी बराबर हो जाएगा और आपके इंटरसेप्ट्स जो है, जो वाई इंटरसेप्ट्स हैं, वो भी बराबर हो जाएंगे। अगर आपके पास ये कैटेगरी बन जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका सॉल्यूशन जो है वो मेनी सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, मैं आपको उसको फिगर बना के दिखाता हूँ अभी। नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी, उसकी भी फिगर आपको दिखाते हैं अभी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा अगर, तो उसकी फिगर कैसे बनेगी वो भी बताते हैं। लेट सपोज कि आपके पास जो है वो एक ग्राफ है, ठीक है, और वो ग्राफ जो है वो आपके पास क्या है? लाइक दिस, ठीक है। ये हमने जो है वो एक ग्राफ ले लिया,
ठीक है जी। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपके पास? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपके पास के, मिसाल के तौर पे एक लाइन वन, ठीक है जी, एक लाइन वन हमने ऐसे ले ली, ठीक है, और एक लाइन हमने जो है वो ऐसे ले ली। ये दोनों लाइंस आपस में जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके पास क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी। अब इसको यूनिक सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? इसको यूनिक सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन वन है, ठीक है जी, और ये लाइन टू है। अच्छा, लाइन वन लाइन टू के साथ साथ आपके पास क्या हो जाएगा, लाइन टू का स्लोप m2 होगा, ठीक है जी, और लाइन वन का स्लोप जो है वो आपके पास m1। ये दोनों स्लोप्स क्या होंगे आपके पास, ये दोनों स्लोप्स जो है वो डिफरेंट है। जब ये दोनों आपस में आके क्या करेंगे, एक दूसरे से एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, और इसके बाद फिर ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट पे मिलने के बाद ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो m1 है, ठीक है जी, m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे क्रिएट होगा यूनिक सॉल्यूशन सेट। और ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी आके एक दफा, वो कहलाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है आपके पास? नो सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या होगा, लेट सपोज कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें छोटा सा, ठीक है, और यहाँ आपको शो करें, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा आपके पास, लेट सपोज कि एक लाइन ये आ गई, ठीक है जी, और दूसरी लाइन जो है वो हमने ये बनाई। ठीक है जी, ये दोनों लाइंस, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है जी, और पैरेलल होने से क्या होगा आपके पास? पैरेलल होने से लेट सपोज कि ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास जो k की वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, वो क्या होगी आपके पास, वो वैल्यू यहाँ पे आके जो है वो एक पॉइंट ये आ रहा है आपके पास, एक पॉइंट ये आ रहा है, ये कहीं पे भी दोनों मिल नहीं रहे। ठीक है जी, जब ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो एक को हम कहते हैं लाइन वन और इसका स्लोप m1, ठीक है जी, एक को कह देते हैं लाइन टू, ठीक है जी, इसका स्लोप m2। पैरेलल लाइंस अगर आपके पास आ जाती हैं, तो पैरेलल लाइंस के अंदर हमने क्या कहा था, पैरेलल लाइंस के अंदर हमने कहा था कि दोनों के स्लोप जो होंगे, यानी m1 m2 दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है जी, ये जब इक्वल स्लोप रहेंगे तो ये हमेशा साथ साथ चलते रहेंगी, ये कहीं पे भी आपस में मिलेंगी नहीं। जब ये मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी है आपके पास। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। अच्छा, जब ये लाइंस एक दफा मिल जाती हैं आके, एक दफा मिलने का मतलब क्या है कि उसके बाद फिर ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब ये साथ साथ चलती रहेंगी दोनों लाइंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कभी भी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है ये नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हो जाएगा कि लेट सपोज कि अगर हम ये ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि एक लाइन आपकी, लेट सपोज कि आपके पास ये लाइन है, ठीक है जी, और यही लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, सुपरसीड कर जाएगी इसको एक और लाइन। ठीक है जी। अब यहाँ आपके पास क्या हो गया, ये बिल्कुल जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर दो लाइंस बन रही हैं। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे दो लाइन साथ साथ ओवरलैप होकर चलेंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप भी सेम आएगा, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, इंटरसेप्ट भी सेम होगा। ठीक है। आगे कुछ सवाल आपके पास जो इसके अंदर आएंगे, उसमें आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब इनको रीराइट करेंगे आप,
तो रीराइट करने में आपको नजर आ जाएगा कि इनके स्लोप और इनका इंटरसेप्ट जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी है वो यहाँ पे लाइन 1 भी यही है, उसका स्लोप भी m1 है। ठीक है जी। और लाइन 2 भी यही है और उसका स्लोप m2 भी यही है। इसीलिए इसका हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई जो है वो कंडीशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन में नहीं आती। ये तीन कैटेगरीज वो है कि जिनको आप सॉल्व करे बिना ही बता सकते हैं, यानी दो इक्वेशंस को आप सिर्फ रीराइट कर लें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, और आप आइडेंटिफाई कर लें कि क्या वहां पे यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या मैनी सोल्यूशन की कंडीशन में जाएगा वो। ठीक है जी। और इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक आपके पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है। तो हम इन दोनों मेथड्स को अभी जो है वो गो थ्रू करते हैं। पहले हम एक सवाल ले लेते हैं जिसमें हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या ये नो सॉल्यूशन है या ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में जा रहा है। ठीक है। तो इस सवाल के अंदर आपके पास तीन पार्ट्स हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज में सॉरी तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है उसके अंदर सिर्फ आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है ये सॉल्यूशन सेट की कंडीशंस को। ठीक है। एक में आपने जो है वो ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली आपकी इतनी नीड नहीं है पेपर के पर्सपेक्टिव से। और तीसरी कंडीशन में आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर दो से ज्यादा इक्वेशंस आ जाए तो उसका सॉल्यूशन है। तो हम पहले ही देखते हैं क्या, हम पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो अवेलेबल है दैट इज 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस वाई। अब हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि यहाँ पे इन दो इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है जी, या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है जी। ये जो दो दो मेथड्स मैंने आपको भी बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, इनको रीराइट करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है। कैसे? 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाता हूं तो ये y को मैं यहीं रखता हूं, प्लस 5x को शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 5x। ठीक है। और y की वैल्यू को सेपरेट करनी है तो ये हो जाएगा -5/5x। तो y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा क्या, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 5 और 5 कैंसिल, y इक्वल्स टू बच जाएगा आपके पास -x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस k। तो इसके हिसाब से आपके पास जो m की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, देखिए y की जगह तो y आ गया, x की जगह x आ गया, x से पहले है m, तो यहाँ x से पहले क्या आ रहा है, -1। और नंबर इसके आगे अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई 0। क्लियर? अच्छा, अब इसी के आगे हम दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, इसी के सामने सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस वाई। जब x इक्वल्स टू माइनस वाई को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई है, जब हम इसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। फिर राइट पे कुछ नहीं बचेगा, मगर मुझे तो y अलग करना था तो ये प्लस x उधर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस x। ठीक है जी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अब दोबारा किससे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के से, तो यहां मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू बन जाएगी -1, क्योंकि y की जगह पे y आ गया, वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं करते। x की जगह पे x है, x से पहले है m, तो x से पहले क्या है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है वहां पे, तो -1 हो जाएगा। और नंबर वैल्यू अवेलेबल नहीं है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन के 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में m माइनस वन के 0। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ आपके पास इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आप देख रहे हैं स्लोप भी सेम हो गया है और इंटरसेप्ट भी सेम हो गया है। तो लेट्स सी कि हमने जो ऊपर लिखा था कि अगर आपके पास स्लोप सेम हो जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका इंटरसेप्ट भी सेम हो जाए, तो ये शो करता है किस चीज को, ये शो करता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दो इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते भी हैं तो ये क्या करेंगे, ठीक है जी, ये जनरेट करेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करने के बाद क्या है, साथ साथ चलती रहेंगी। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब इसके स्टार्टिंग के जो ये 8 सवाल है, इन सब के अंदर आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस गिवन है, पहली इक्वेशन को रीराइट करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करें, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने में। दूसरी इक्वेशन को रीराइट करें और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें, देन उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने। अगर आपके पास स्लोप ही डिफरेंट आ जाए, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लोप चेक करते हैं। अगर आपका स्लोप डिफरेंट आ जाए, इसका मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वहां पे उसके नीचे लिख देंगे यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, स्लोप सेम हो बट y इंटरसेप्ट चेंज हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, स्लोप सेम होने के साथ y इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा अगर, तो फिर वो बन जाएगा नो सॉल्यूशन। वहां आप नीचे मेंशन कर देंगे सिर्फ नो सॉल्यूशन। अगर आपको आइडेंटिफाई करने को कहेगा वो, तो आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में आपके पास जो है वो सिर्फ आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है या मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है। क्लियर? अच्छा जी, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है इसको। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जो है वो हम जो लास्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं उसमें हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो है वो ग्राफ बनाया था। अब वही आपके पास तरीकेकार है ग्राफ बनाने का, अगर आप प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट पेपर पर्सपेक्टिव में जो है वो ये चीज़ इतनी नहीं आती। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे लास्ट तरीके से जो है जैसे हमने बनाया था एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को यूज करते हुए आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बस सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि जो लास्ट एक्सरसाइजेस में हमने ग्राफ बनाया था वो सिर्फ एक ग्राफ था, एक ग्राफ पे एक लाइन थी। अब जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि दो लाइंस हैं यहाँ पे, दो इक्वेशंस हैं, तो अब एक ग्राफ के ऊपर दो लाइंस बनेंगी। और जैसे मैंने आपको ऊपर शो किया है, ठीक है जी, ये जो ऊपर मैंने आपको शो किया है बिल्कुल ऐसे ही होगा। या तो एक ग्राफ के ऊपर दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी एक पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, या वो साथ साथ चलती हुई नजर आएंगी पैरेलल कंडीशन में, नो सॉल्यूशन होगा वहां पे, या एक ही जगह पे दो लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, यानी वहां पे मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ, कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, हम यहाँ पे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ यूज कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 टू 34 एक्सरसाइज सेक्शन 3.4 के अंदर, जो सवालात 21 से लेकर 34 तक हैं। ठीक है जी, उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हम सीख रहे हैं, और एलिमिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया स्टार्टिंग में ही, दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाएं, तो उनको सॉल्यूशन के तौर पे सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा। ठीक है जी, हम वो देखते हैं।
अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर हम 31 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपके पास जो है एक इक्वेशन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। एक आपके पास इक्वेशन है x माइनस 4y इक्वल्स टू 13। और एक है आपके पास -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये 4 इक्वेशंस गिवन है। अगर आपके पास 2 इक्वेशंस, अभी जो हम सोल्यूशन करेंगे वो 2 इक्वेशंस से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चाहे आपके पास 3 इक्वेशंस हो, 4 इक्वेशंस हो, 5 इक्वेशंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आपको सॉल्व करने के लिए कोई सी भी 2 इक्वेशंस को ही यूज करना है। गॉट इट? ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई सी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब आ जाते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि 4 इक्वेशंस हैं तो हमने क्या कर दिया, हम इनको नाम दे देते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, तीसरी इक्वेशन x माइनस 4y इक्वल्स टू 13, और चौथी इक्वेशन आपके पास जो है वो है -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या करना है, कोई सी भी 2 इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि जिनसे आपने अपना काम करना होगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने जो पहली इक्वेशन ली वो इक्वेशन 1 ले ली, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को अब हम सीख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? लेट सपोज कि हम यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, ठीक है। इसको हम एक अलग से नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का, ठीक है जी। पहली इक्वेशन मैंने इक्वेशन 1 ले ली और उसमें से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, इन इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या है, 1 के बाद तो 3 इक्वेशंस बची, 2, 3 एंड 4। तो भैया कौन सी इक्वेशन लेंगे आप, तो ये इक्वेशन कौन सी लेनी है ये डिसीजन आपका है, ठीक है। आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। हम यहाँ ले रहे हैं इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 जब हमने ली तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, और हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ x। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x की जगह आपके पास जो है x की वैल्यू आएगी, दैट इज 3 माइनस वाई, ठीक है। और फिर आगे माइनस वाई इक्वल्स टू 12 इक्वेशन का अपना आ जाएगा। ये जो ऊपर मैंने x की वैल्यू 3 माइनस वाई निकाली थी, मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो उसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस 2 इंटू वाई 2y, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस वाई रहेगा, ये 12 रहेगा।
-2y माइनस वाई विल बिकम -3y। ये +6 इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। तो वैल्यू -3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, ये 3 और 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओवरऑल हो जाएगा। और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज -2। ठीक है जी। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे जो है वो कैलकुलेट करनी है क्या, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या है, अब यहाँ आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू ली थी, ठीक है जी, और उसको 2 में पुट किया था। सही है जी। अब ये जो y की वैल्यू निकल गई है, इसको आपने उसी इक्वेशन 1 में ही पुट करना होगा जिसको आपने लिया था। ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी -2 इक्वल्स टू 3, देन x प्लस माइनस -2, और -2 इधर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम +2, एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आ गई 5, y की वैल्यू आ गई -2। किससे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ठीक है जी। जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपके पास x और y की वैल्यू आई है, वो आई है 5 एंड -2। ओके। अगर आपके पास कभी भी दो इक्वेशंस आएंगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का तरीका यही है। ठीक है। और अगर आपके पास दो से ज्यादा इक्वेशंस आ जाएंगी, तो अब आपको परेशान नहीं होना। दो से ज्यादा जितनी भी इक्वेशंस आ जाएं, आपने सॉल्व सिर्फ दो को ही करना है। ठीक है। और दो को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आप निकालेंगे, ठीक है, वो आपने बारी बारी रिमेनिंग इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। ठीक है। लाइक दिस, हम यहां लिखेंगे अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। मैंने इक्वेशन 3 को टच ही नहीं किया था, तो अब इक्वेशन 3 जिसको मैंने टच नहीं किया था, उसके अंदर मुझे इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। यानी x माइनस 4y इक्वल्स टू 13 के अंदर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पुट करूंगा। तो x की जगह पे आ जाएगा 5 -4, y की जगह पे आएगा -2 इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 13, और ये क्या आ गया आपके पास, 13 इक्वल्स टू 13। 13 इक्वल्स टू 13 क्या शो कर रहा है, ये जो हमने एक दो इक्वेशन से जो आंसर निकाला था 5 एंड -2 का, ठीक है जी, ये जो 2, आप 5 और -2 का जो आंसर निकला था, सही है, यही आंसर आपका जो है वो इक्वेशन 3 के लिए भी है। यानी अभी मैं आपको इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो जब मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको इससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास, ये तो आपने थर्ड इक्वेशन के अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करी, उससे क्या हो गया, दोनों साइड्स बराबर हो गई। ओके। यही काम हमें किस पे करना होगा, यही काम हमें जो है वो करना होगा आपको फोर्थ इक्वेशन के लिए। मैं यहां लिख लेता हूं बाय पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 4। ठीक है, दो इक्वेशन से पहले आंसर निकाला है आपने, यानी पॉइंट निकाल लिया, और उस पॉइंट को आप बारी बारी हर इक्वेशन में आप क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। और आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -2, x की जगह आ जाएगा 5 प्लस 5, y की जगह आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस प्लस माइनस, 5 टू द 10, प्लस माइनस माइनस, 5 टू द 10। ठीक है, तो 10 माइनस 10 विल बिकम 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि हमने जो दो इक्वेशन से अपना आंसर निकाला था, ठीक है, वो आंसर बाकी दो इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उनकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है जी, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है, लाइन जो है उस पॉइंट से पास हो रही है। अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है उससे बाकी तमाम इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन एट 5 कॉमा -2। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, इट्स अ, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, दैट इज इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन एट 5 कॉमा -2। ठीक है जी, ये जो 5 कॉमा -2 हमने पहला आंसर निकाला वो दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। ठीक है जी, उनका यूनिक सॉल्यूशन था। और फिर हमने वो पॉइंट जो है इक्वेशन 4 में पुट किया, वो भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, उसकी भी राइट और लेफ्ट साइड क्या हो गई, बराबर आ गई। फिर हमने वही पॉइंट फोर्थ इक्वेशन में प्लेस किया, तो क्या हुआ, वो भी दोनों साइड्स बराबर आ गई, यानी वो भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि यहाँ आपके पास क्या आ गया, इट मीन्स यहाँ आपके पास जो है वो चारों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप इसको कैसे शो करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, और वो ग्राफ कैसे होगा आपके पास, लाइक दिस, कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, हमने एक ग्राफ बना लिया ये। अच्छा, अब यहां हमारे पास चार इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब चार इक्वेशंस को हमने जो है वो यहां पर प्लॉट करना है। तो पहली इक्वेशन 1 थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, जब हमने इन दोनों का ग्राफ बनाना था, ठीक है, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन बनाई, ठीक है, और एक लाइन ये बना दी, सॉरी, ठीक है, ये हो गई आपके पास, ठीक, इक्वेशन 1 की लाइन। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2 की लाइन। इन दोनों को आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास एक सॉल्यूशन आया। ठीक है जी, जिसको आपने कहा 5 कॉमा -2। ठीक है जी, 5 कॉमा -2 आपके पास जो है इक्वेशन 1 एंड 2 का यूनिक सॉल्यूशन था। अगर आपके पास बाकी इक्वेशंस भी इसी पॉइंट से गुजर जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि चारों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, तो वो कैसे होगा, जब आपने जो है वो इसको सॉल्व किया,
इसको सॉल्व करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, ये बनाया इक्वेशन 3 को। जब आप इक्वेशन 3 के अंदर वो वैल्यूज पॉइंट डाले तो वो भी क्या हो गए, सेटिस्फाई किया, तो वो भी क्या होगा, इसी पॉइंट से गुजर के जाएगा। सही है। और लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है वो कोई पॉइंट यहां आ जाता है। सही है। लाइक दिस, इक्वेशन 4 जो थी आपके पास, सॉरी, यहाँ आपके पास जो है वो ये बन गई आपकी इक्वेशन 4। ये जो आपके पास चार इक्वेशंस थी, इनकी चार लाइंस ऐसे आएंगी। ठीक है। और ये चारों लाइंस जो हैं वो आपके पास क्या हो रही होंगी, वो एक ही पॉइंट पे जो है वो क्या कर रही होंगी, मिलकर जाएंगी। वो जो एक पॉइंट पे मिलकर जाएंगी ये, ठीक है जी, ये आपका कहलाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आपके पास कोई दो लाइन ऐसे मिल जाएं तो वो भी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। और अगर दो से ज्यादा लाइंस आपके पास आ जाएं और वो भी ऐसे आ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, वो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ही आती है। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो तरीकेकार है वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ही आपने काम करना होगा। दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आप, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो सिर्फ पुट करते हुए चले जाएंगे आप रिमेनिंग इक्वेशंस के अंदर। ठीक है। चाहे आपके पास 5 इक्वेशंस गिवन हो, 3 इक्वेशंस गिवन हो, 4 इक्वेशंस गिवन हो, तरीकेकार जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, हमने यहाँ पे जो है वो एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। अब तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है हम वैसे ही लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर भी आपके पास वैसे ही चार आपके पास इक्वेशंस है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है। और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 3y, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब यहां हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो जैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कहा था कि दो को इस्तेमाल करना है, वैसे ही हम यहां पर भी क्या करेंगे, वैसे ही हम यहां पर भी जो है वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और दो इक्वेशंस को सॉल्व कर कर जो है वो अपना आंसर पहले मालूम करेंगे और फिर उस आंसर को रिमेनिंग 3 इक्वेशंस के अंदर बारी बारी पुट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कौन सी इक्वेशन, हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वेशन फ्रॉम, बल्कि हम यहाँ फ्रॉम नहीं लेते। ठीक है। एलिमिनेशन के अंदर हम करते क्या हैं, एलिमिनेशन के अंदर हम करते ये हैं कि लेट सपोज कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास,
अब आपके पास जो है वो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, दो वेरिएबल्स आपके पास जो हैं वो क्या हैं, दो वेरिएबल्स आपके पास जो हैं वो सेम नहीं आ रहे, ठीक है। और उसके अंदर है क्या, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x 1 है, ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन में x 2x है, 2x की वैल्यू है। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 1y है, ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू 3y है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बेसिकली यहाँ पर जो है वो अपनी इक्वेशंस को क्या करना है, हमें अपनी इक्वेशंस को जो है वो यहाँ पे सेम वेरिएबल से एलिमिनेट कराना है, ठीक है जी। सेम वेरिएबल से एलिमिनेट कराने का मकसद क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ हम ले रहे हैं इक्वेशन 2, ठीक है जी, और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में वेरिएबल x जो है उसके साथ 2 है, और नीचे वेरिएबल x के साथ 4 है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास y की वैल्यू, y का वेरिएबल जो है वो 3 है, और y का जो है वो है एक y के साथ जो है वो 2 है। अब या तो x को सेम करें या y को सेम करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशंस को हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, मल्टीप्लाइंग ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। अच्छा, इक्वेशन 1 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम x को बराबर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 2 इंटू वाई 2y, इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8। अब ये जो इक्वेशन बन गई, अब ये इक्वेशन हो गई 5, यानी इक्वेशन 1 जो है अब वो मॉडिफाई हो गई है इक्वेशन 5 के अंदर, सही है जी। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 के अंदर जो वेरिएबल x है वो सेम है, ठीक है। तो जो वेरिएबल सेम होता है वो क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज याद रखनी होगी। वो याद क्या रखना है आपको, कि जो वेरिएबल्स आप सेम कर रहे हैं अगर उनकी साइन भी सेम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप जिन वेरिएबल्स को सेम कर रहे हैं उनकी साइन अगर डिफरेंट है, अभी यहाँ पे मैंने 2x और 2x को सेम किया है, यानी इक्वेशन 2 में जो 2x था वो, और इक्वेशन 1 के x को चेंज करके मैंने 2x कर दिया, तो ये दोनों 2x क्या हो गए, बराबर हो गए, और इनकी साइन भी सेम हो गई। जब इनकी साइन सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर इनकी साइन डिफरेंट होती, एक 2x प्लस में होता, एक 2x माइनस में होता, तो इसके लिए हम क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, डिफरेंट साइंस को ऐड करेंगे, ठीक है, और सेम साइंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, अभी आपको यहाँ पे नोट भी करवा देंगे ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आप, तो आप खुद ब खुद आपको नजर आएगा कि कैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इक्वेशन 2 लिखी जाएगी। तो इक्वेशन 2 क्या थी, 2x माइनस 3y, ठीक है जी, 2x माइनस 3y, माइनस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, और राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड थी 3, माइनस इक्वेशन 5 की, सॉरी इक्वेशन 5 है ये, ठीक है, 4 नहीं है, दैट इज इक्वेशन 5, क्योंकि हमने नई इक्वेशन 5 बनाई थी ना, 3 माइनस 8। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 2x
माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये +2x -2x कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, -3y -2y, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +5, 3 + 2 5, और साइन बड़े नंबर की रहेगी, इक्वल्स टू -5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपॉन -5, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, y की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, y इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या हो गया, यहाँ आपके पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ गई है, तो अब यही चीज हमें क्या करनी है, यही चीज हमें जो है वो रिपीट करनी होगी। ठीक है जी, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, y की वैल्यू 1 आ गई, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया था ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास जो थी वो थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 1, ये +1 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। यानी हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, x और y की फॉर्म में, वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपके पास 3,1, x3 एंड y1। ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से आपको मिल गई है। अब आपके पास आगे काम क्या है, 3 एंड 4 को तो हमने टच ही नहीं किया है अभी, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इसके अंदर कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हमने पुट करी, तो इक्वेशन 3 हमारे पास है क्या, दैट इज 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सही है, तो ये हो जाएगा 4, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2, y की जगह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 10, 4 3 हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 2 1 2, तो 12 माइनस 2 10 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने एक सॉल्यूशन निकाला है दो इक्वेशंस की मदद से, वो इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखते हैं यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, -x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं -x की जगह पे आ जाएगा क्या, 3 प्लस 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, y की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, दैट इज -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और -3 प्लस 3 क्या हो जाएंगे आपके पास, -3 प्लस 3 कैंसिल, तो इट विल बिकम 0 इक्वल्स टू 0। सही है जी, इसका मतलब कि ये जो हमने आंसर 3,1 निकाला है, ये बाकी दो इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो 3,1 मेरा आंसर है, ठीक है जी, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन एट 3,1। ठीक है जी, और सेम इसका ग्राफ भी क्या होगा,
ऐसी होगा कि जब मैं चारों लाइनों का ग्राफ बनाऊंगा, एक ही ग्राफ पे मैं चार लाइंस को ड्रॉ करूंगा, तो ये चारों लाइंस क्या होंगी, आपस में एक ही पॉइंट पे आके क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी। ठीक है, लेट सपोज कि अगर यहाँ पे इक्वेशन 3 सेटिस्फाई कर गई है और इक्वेशन 4 सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर हम क्या करते, फिर हम अपने आंसर में, यानी हम अपने आंसर में यहाँ पे मेंशन करते इट इज अ नो सॉल्यूशन, बस। ठीक है जी, अगर कोई एक इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करती आंसर को, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज अ नो सॉल्यूशन कंडीशन। ठीक है जी, जब आपके पास दो से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं, तो तमाम इक्वेशंस एक पॉइंट पे मिले तो वो यूनिक होगा, और अगर तीन एक पॉइंट पे मिल रही हो और एक जो है उससे डिफर कर जाए, तो फिर वो कंडीशन जो होती है वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जब आपके पास दो से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं, तो सारी इक्वेशंस का एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई करना यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, एक भी उससे डिफर कर जाएगी, तो उसको हम जो है वो नो सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी, ये था आपका आज का सेशन। ठीक है जी, इस सेशन के अंदर हमने जो है वो आपसे डिस्कस किया, दैट इज आपका जो है वो सॉल्यूशन, आपका 3.1 सेक्शन 3.1 जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, और इसके अंदर हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको बता दी हैं यहाँ पे, कि आपके पास अगर दो से ज्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो उसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, और अगर दो इक्वेशंस आ जाती हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जितना आपका दो इक्वेशन का सोल्यूशन था वो वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने आपको यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन जो है उसकी कंडीशंस बता दी, उनके ग्राफ बताए, एक्सप्लेन किए कि वो ग्राफ पे कैसे शो होंगे। ठीक है, आई होप के दिस सेशन विल गिव यू इनफ नॉलेज टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है जी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने में, तो आप जरूर मुझसे पूछिए, और कोशिश करिए कि जो सेशन में सवाल इस्तेमाल किए गए हैं पहले वो सवाल आप सॉल्व करें। ठीक है जी, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर जो है वो उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और जो भी चीज़ होंगी आपके पास फिर हम उसको आगे उसी पैटर्न पे जो है वो आगे लेके चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।